नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 की खास पेशकश बंगाल कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। आज हमारे मंच पर देश की तमाम दिग्गज हस्तियां और पश्चिम बंगाल की राजनीति के बड़े चेहरे आ रहे हैं। क्या ममता बनर्जी हैट्रिक लगाएंगी सत्ता की? बीजेपी ममता का किला ढहा देगी क्या? या दरअसल जिनका किला था, वाम खेमे का किला था, ये लगभग 35 साल वाम खेमे ने राज किया पश्चिम बंगाल पर, वो वापसी करेंगे? और इस पर बात करने के लिए सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी से कोई बेहतर इंसान नहीं हो सकता। नमस्कार। तो सीता, क्या आपके लिए अस्तित्व की लड़ाई है पश्चिम बंगाल में इस बार विधानसभा चुनाव? ये तो अब ये स्पष्ट है, बंगाल के अंदर ये त्रिकोणा लड़ाई है, थ्री कॉर्नर फाइट है सीधा सीधा। और मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि बीजेपी को वहाँ पे सत्ता में ना आने दें, और उनको अगर रोकना है तो ये भी अनिवार्य बन जाता है कि तृणमूल को भी हराना ज़रूरी है। वरना ये खतरा ये है कि तृणमूल के खिलाफ जितना गुस्सा है वो गुस्सा पूरा का पूरा जाएगा बीजेपी को, जो हुआ आपके पार्लियामेंट के चुनाव जब 18 सीटें जीत गई बीजेपी अचानक जब 18 सीट जीत गई। उस समय कोई विकल्प नहीं था। कांग्रेस अलग था, वाम मोर्चा अलग था, वाम मोर्चा के कई सारे साथी अलग अलग लड़े। तो उस समय देखा कि अगर ममता के खिलाफ जो गुस्सा है उसको अगर हासिल करना है, मतलब वोट के रूप में उनको कमज़ोर करनी है, तो वो पूरा का पूरा गुस्सा का फायदा बीजेपी को मिला। इस बार वो होने वाला नहीं है। तो आप कहीं गाहे बगाहे ममता बनर्जी का ही को सपोर्ट कर रहे हो, उनको फायदा पहुंचा रहे हो क्या? ये बात तो है कि उनके खिलाफ जितना वोट है वो बीजेपी के खाते में ना जाए, लेकिन आएगा हमारे खाते में। अब वो आने से टकराव जो है, अब ये हो सकता है कि वाम और कांग्रेस और ये संयुक्त मोर्चा जो बना, ये संयुक्त मोर्चा और सीधा टीएम के बीच में होगी। बीजेपी तीसरे नंबर पर जाएगी, आप ये कह रहे हैं? हाँ, जा सकती है पक्का। पर क्या आप सत्ता में आने की स्थिति में हैं या आप स्पॉइलर की भूमिका में? स्पॉइलर तो कतई नहीं है। हम तो एक्चुअली हम सेवा कर रहे थे स्टेट का और लोगों का, ताकि इन दोनों ताकतों के बीच में से सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी को दूर रखें, दरकिनार करें, और दूसरा ममता बनर्जी को भी हराएं। तो ये एक अब जो परिस्थिति जो उभर कर आ रही है यहाँ पे, अब जो लग रहा है कि ये ना सिर्फ तिकोना है, या हो सकता है कि इसके अंदर स्पष्ट बहुमत किसी को ना मिले। एक होती है सोशल चर्निंग, सामाजिक मंथन होता है कुछ, एक होती है पॉलिटिकल चर्निंग। ये पश्चिम बंगाल में एक अजीबोगरीब, वो खेला होबे तो अब क्लीशे हो गया है, पर खेल ऐसा हो रहा है कि आपके सारे कार्यकर्ता ले गई ममता 2011 में, आपके ज्यादातर कार्यकर्ता उठा ले गई, ये तो एक हकीकत है। अब ममता के कार्यकर्ता नेता बीजेपी उठाकर ले जा रही है, तो आप कहां पाते हैं अपने आप? ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल चर्निंग नहीं है जो हो रहा है बंगाल में, ये एक सोशल चर्निंग हो रहा है। और जो शिकायत थी हमारे खिलाफ कई लोगों की, शायद आपकी भी वही रुझान होगी कि आजकल नौजवान नहीं आ रहा वामपंथ में, ये शिकायत थी ना कि बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग उम्र दराज पॉलिट ब्यूरो के लोग बैठ गए बंद कमरे में और वही तय किए जा रहे हैं। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बातें हो रही हैं। वक्त बदल गया पर वो बदलने को तैयार नहीं। यही शिकायत रही है जब से हम बने जनरल सेक्रेटरी। मेरी पूरी हर मीटिंग में मैं यही बताता हूँ कि देश की आबादी का 70% जनता 40 साल की उम्र से कम है, और हम लोग जो है बैठ कर एक लोगों की पार्टी के रूप में वो पेश ही नहीं आ सकते जब तक इसको नहीं बदलेंगे। इस बार बड़ी अच्छी बात यह है कि बंगाल में हो या केरल में, 130 में से आधी लगभग सीटें आपने 40 से कम उम्र के लोगों को दी है। ये डिलिबरेट एक स्ट्रैटेजी थी, डिलिबरेट स्ट्रैटेजी है। दूसरी बात, सोशल चर्निंग इसलिए कह रहा हूँ कि ये कम उम्र के लोग पिछले 2-3 सालों में जो भी घटनाएं जो हुई है, NTCA हुआ, NRC हुआ, या NPR का सवाल हुआ, या ये पूरा का पूरा जो बेरोजगारी सबसे बड़ी बेरोजगारी, महंगाई और भूखमरी लोगों के अंदर, और ये जो कोरोना पैंडेमिक और ये लॉकडाउन जो आया उसके बाद ही जितनी दिक्कतें लोगों के अंदर आई, इस पूरे के पूरे सवालों के ऊपर संघर्षों में नौजवान बड़े तादाद में आया, और ये बड़ी अच्छी बात है। ये इसलिए दे रहे कि एक किस्म से आप तो जानते ही हो ज़्यादा में जो इमरजेंसी के खिलाफ अपनी पीढ़ी जैसे लड़ी थी उस समय, अब यहाँ पे देख रहे हो अपने बच्चे, मतलब एक हाथ में तिरंगा एक हाथ में संविधान,
लेकिन जो उतर के आए वो एक मतलब ताकत है, एक शक्ति है जो इस देश को बचाएगी। पर आपकी एक और दिक्कत ये रही है वाम खेमे की, और आप इस बारे में बड़े बेबाक रहते हैं, एक वो आइडियोलॉजिकल प्योरिटी, वैचारिक शुद्धता के चक्कर में आप लगे रहते हैं। राजनीति, व्यवहारिक राजनीति करनी होती है, प्रैक्टिकल राजनीति की। ज्योति बासु कहकर चले भी गए कि जी हिस्टोरिकल ब्लंडर हो गया, वो प्रधानमंत्री बन सकते थे। आप उन इक्का दुक्का सुरों में थे, वो शख्सियत थे जो कहते थे हमें वो मौका लपकना चाहिए था। पर आप आइडियोलॉजिकल प्योरिटी के चक्कर में भी बहुत सालों तक फंसे रहे। अब आप व्यवहारिक राजनीति करेंगे? व्यवहारिक इसलिए क्योंकि मार्क्सवाद का मूल सिद्धांत ही क्या है, मतलब आधार कि ठोस परिस्थितियों का ठोस विश्लेषण। जब परिस्थितियां बदल रही है, अगर आपकी विश्लेषण नहीं बदलती, मेरे हिसाब से आप मार्क्सवादी नहीं हो। अब अगर उसके अंदर कोई गलती हुई तो उसको सुधारना है, वो सुधार रहे हैं, वो भी सुधार रहे हैं। वही देखिए कि एक से एक करके ये जो खामियां जो रही है ये सब सुधार। तो भारतीय संदर्भ का मार्क्सवाद इजाद कर रहे हैं सीताराम येचुरी। एब्सोल्युटली। जो सवाल यही है कि जो भी किसी भी समाजवादी क्रांति को दीजिए, वो किताबों में जो लिखा है मार्क्स का, मतलब उस हिसाब से नहीं, वहाँ की ठोस परिस्थितियाँ क्या है। हाँ। रूस की क्रांति, चीन की क्रांति, क्यूबा का क्रांति, ये सब अलग अलग किस्म की परिस्थितियों में हुए हैं। वो 1848 में लिख गए, हम 2021 में हैं। लेकिन वो जो ये प्रिंसिपल बताया, सूत्र बताया, उसके आधार पर चलना है। तो सवाल ये है कि आज की ठोस परिस्थितियों की ठोस विश्लेषण करो आप। तो उसी ठोस विश्लेषण का क्या नतीजा है सीता, कि आप इंडियन सेक्युलर फ्रंट, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ टाइप कर लेते हैं, वो भाईजान की भूमिका में आ जाते हैं। आप मुस्लिम ध्रुवीकरण कर रहे हैं क्या? हिंदू मुसलमान कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अब इंडियन सेक्युलर फ्रंट, अब देखिए जो भी उनके जो ख्यालात है, जो भी उन्होंने कहा पहले, मतलब उसकी बात को वो खुद बताते हैं, वो अलग बात है, उन्होंने खुद स्पष्टीकरण दी। सवाल ये है कि हम चाहते हैं कितने ज़्यादा से ज़्यादा सेक्युलर ताकतें इकट्ठा हो ताकि देश को इस खतरे से बचे। सेक्युलर है कि ये वही वो मुस्लिम तुष्टीकरण पर आ गए? वो आप पब्लिकली जो बोल रहे हैं वो कोई तुष्टीकरण की सवाल नहीं है। उनके अध्यक्ष है वो सेक्युलर फ्रंट के एक आदिवासी, और उन्होंने जो कैंडिडेट्स जो चुने हैं एक वो ज्यादातर पिछड़े, दलित, SC ST, अपर कास्ट हिंदू, वो भी है। तो अब उसको आप फंडामेंटलिस्ट कैसे बताओगे आप? और LGBT वो और किसी ने हिम्मत नहीं की, उन्होंने दिया कैंडिडेट। तो अब ये नए ताकतें आ रहे हैं। नहीं, पर आपके नाम में सीता भी है, राम भी है, पर आप फिर हिंदू विरोधी आप पर आरोप लगेंगे ना कि आप जाकर पीरजादा सैयद अब्बास सिद्दीकी के साथ टाइप करते हैं। कुछ ना भी हो तो हमारे ऊपर वो एलिगेशन तो लग ही गया ना कई सालों से। नाम है सीताराम लेकिन बोलते हो कुछ और। हाँ, यहाँ तक कि तो अभियान भी चला दी कि हम उनके माँ बाप को बताएंगे नाम बदल दो उनकी। और वहाँ जय श्री राम के नारे भी लगने लगे हैं माँ काली, माँ दुर्गा की जमीन पर। अब यही तो सवाल है कि वहाँ नहीं, उसमें से निकलेंगे कैसे? उसी में ट्रैप करती है बीजेपी आपको। अब सवाल उसमें से निकलेंगे, उसीलिए सोशल चर्निंग की बात कर रहा हूँ। उसमें से निकलेंगे क्योंकि ये पूरे दिक्कतें जो हुई है जिसके बारे में अपन चर्चा की है, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, मतलब भूखमरी हो, मतलब ये सब बातों के अलावा आज ये है कि जो पिछड़े हुए जो सेक्शंस हैं, माइनॉरिटीज भी हो सकते हैं और जातिवादी पिछड़े हुए जो सेक्शंस हैं, इन सब के अंदर एक सोशल चर्निंग हो रहा है। अपनी हिस्सा, अपना अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार, उसको हासिल करना, ये सोशल चर्निंग जो है ये। पर देश में एक नैरेटिव ये भी है, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते कि आप पर देश विरोधी ताकतों से मिले हुए होने के आरोप लगते हैं। चीन परस्ती जी, चीन से ये आदेश लेते हैं, आत्मा तो वहाँ है और खड़े यहाँ पर हैं सीताराम येचुरी। बताइए संदीप जी, ये कोई नई बात है? हमारे ऊपर ये आरोप तो लगता ही है, तब भी है, हमें जो है दरकिरान तो नहीं कर सकते। अब आप पार्लियामेंट के अंदर ताकत कम है, असेंबलियों के अंदर 3 सरकारें थी, अब एक ही रह गई, ये सब बातें पार्लियामेंट के नज़रिए से सही है। लेकिन आज भी जन आंदोलन और जनता की ताकत के आधार पर एजेंडा को कोई इन्फ्लुएंस करने वाला है तो वो है ये लाल झंडा। आपने संसद की भी बात कर दी, वही आइडियोलॉजिकल प्योरिटी में वो सारे राज्यसभा सांसद गुहार लगाते रह गए कि सीताराम को एक और टर्म मिलनी चाहिए, एक आवाज बुलंद होनी चाहिए वहां पर। जिस तरीके से संसद को बर्बादी कर रहे हैं ये जो सत्ता में आने के बाद, ये तो लग रहा है मुझे कि मैं सही टाइम पे संसद से बाहर आ गया। नहीं तो अब संसद कहाँ चल रही है, संसद जैसी
कहाँ पे है? मतलब कोई भी कानून अगर बिना कोई चर्चा के पारित हो जाए और दिन में पारित कर दे तो संसद क्या है भाई? मिस करते हैं कि संसद में खड़ा होके मैं इसका विरोध करता। विरोध करने ही नहीं दे रहे। नहीं तो अब कितने सबसे कम समय तक संसद चल रहा है तो वो चल रहा है पिछले इस 6 सालों में, कब से कम। और एक भी विधायक कानून जो है वो स्टैंडिंग कमेटियों में जाती नहीं। यानी स्टैंडिंग कमेटी का मतलब है वही है असली चीज़ जहाँ पर संसद का काम होता है। एक कोई कानून का प्रस्ताव आया, उसके वजह से किन किन लोगों के ऊपर उसका असर पड़ेगा, उन सबको बुला के उनके शिकायतें सुन के उसके आधार पर जो रिपोर्ट बन के भेजती है वो है तरीका जिससे सही किस्म के कानून बन सकते हैं। अगर उसी को रद्द कर दें आप तो संसद में फिर खड़े होकर भाषण दे या डिस्टर्ब करे, मतलब उसका कोई मतलब वैल्यू नहीं रह गया ना संसद। पर विपक्ष भी कंफ्यूजन के मोड में है क्या? देखिए, आप पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ टाई अप कर रहे हैं, 92 सीट वही पिछली बार जो आपने उन्हें दी थी, 92 सीट आप करते हैं। केरल में आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो विपक्ष एकजुट होकर कैसे टक्कर देगा बीजेपी को? हल अलग अलग राज्यों में अलग अलग किस्म की परिस्थितियाँ। तमिलनाडु में डीएमके की लीडरशिप में कांग्रेस भी है, हम भी है, मतलब जो भी है। या आपके बिहार के अंदर वो आरजेडी के लीडरशिप में था महागठबंधन, या अब यूपी में अगर होगी तो समाजवादी पार्टी तो एक मुख्य अंश है। तो अलग अलग प्रांतों में, जैसे महाराष्ट्र में अब शिवसेना के साथ मिलकर वो लोग जो है वहाँ पर सरकार बनाए हुए हैं। तो अलग अलग राज्य, ये स्वाभाविक है, ये विरोधाभासी राजनीति नहीं है। विरोधाभासी नहीं है। अब याद रखिए संदीप जी, आप तो जानते ही है वो समय। अब 2004 में जब ये चुनाव जब हुए थे, 61 वामपंथी एमपी चुनकर आए थे लोकसभा। उस 61 में से 57 कांग्रेस को हरा कर आए थे, और उसी कांग्रेस को ये 61 एमपी समर्थन दी कि नहीं मनमोहन सिंह साहब की सरकार को। देश के हित में क्या है, किस परिस्थिति में ठोस, ये देश हित की बात हो रही है या अपने राजनीतिक हित साधे जा रहे हैं कि नहीं कांग्रेस की जरूरत है पश्चिम बंगाल में, अब आप उनकी बैसाखी हैं या वो आपकी बैसाखी, वो अलग उस पर विश्लेषण हो सकता है, पर एक दूसरे की जरूरत है। पर केरल में अलग खेल हो जाता है। केरल में कांग्रेस से पूछिए सवाल। कांग्रेस से सवाल होनी चाहिए। केरल में तो टकराव पिछले 50 साल से यूडीएफ एलडीएफ के बीच में, कांग्रेस लेड और सीपीएम लेड, हाँ, इन दोनों के बीच में है। अब वहाँ पर कांग्रेस या वो यूडीएफ अब बीजेपी के मतलब साथ मिलकर, अंग्रेजी में जिस बोलते हैं एलडीएफ यूडीएफ के साथ मिलने को तैयार था। कभी आपने कांग्रेस से इस बारे में बात की है? चीफ मिनिस्टर ने इन सवालों के ऊपर सबको अपील किया, कांग्रेस को भी, कि साथ मिलकर लड़िए इन सवालों के ऊपर, सीएए हो या अपने संविधान के रद्द करने वाली सवालें हो। अब वो नहीं, वो तो हाथ उनसे मिला रहे बीजेपी से कि हमारे ऊपर अटैक करने। अब इसका जवाब उन्हीं को देना ना भाई। तो कांग्रेस में भी देखिए, कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन तो कर लिया, अब आप जानते हैं मुझसे बेहतर, अंदर की खबरें जानते हैं, 2017 में 2 लड़के मिलकर चले यूपी में, सरकार नहीं बनी। आज की तारीख में अखिलेश यादव 2022 में चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस के साथ टाइप को कतई तैयार नहीं है। अब तेजस्वी कह रहे हैं मुझे अखिलेश यादव से सबक ले लेना चाहिए था, ये 70 सीटें क्यों दे दी। आप कांग्रेस के साथ जो गठबंधन कर रहे हैं, 92 सीट दे दी, कहीं आपने यूपी या बिहार से सबक नहीं लिया? नहीं, बिल्कुल। अब हमें पता है कि ये हुआ, बिहार में 70 में से 19 सीट जीते, 112 सीट लिए। वाम खेमे को 20 सीट ज्यादा, उनको 20 सीट कम, तो खेल पलट सकता था। पलट तेजस्वी रहता आज मुख्यमंत्री। और ये बात हमने तेजस्वी जी को पहले ही बताया था कि 70 और 30 की जगह या 29 उसकी जगह 50-50 कर दे तो अब आप मुख्यमंत्री होते। अब ये बात तो मतलब तो कांग्रेस का बैगेज ढो रहे हैं क्या आप? नहीं। आपको जानते बूझते भी दूध में मक्खी और दूध पी रहे हैं। अरे उनको तय करना ना भाई, आरजेडी को तय करना था। नहीं, आप यहाँ तय कर सकते थे ना। तय किया तो वो मांग कितने रहे थे, वो थोड़ी ना मिला। पिछली बार जितना कंटेस्ट किया उन्होंने उतना ही है। हाँ, उतना ही है। मैं अधीर रंजन से बात कर रहा था कि ये हमारी, अब वो कांग्रेस में भी एक अजीबोगरीब परिस्थिति है। अधीर रंजन अपनी दुनिया में रहते हैं, जबकि वो बाकायदा सही मायने में पक्के जमीनी नेता हैं, और दिल्ली अपनी दुनिया में रहती है कांग्रेस की। अब उनको ले आके विपक्ष के नेता बनाने कांग्रेस पार्टी ने,
और वहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष भी है। हाँ, अब ये कैसे हो सकता है चुनाव के टाइम पर? यहाँ पे भी समय देना पड़ता, नेशनल पेपर्स के नेता है तो वहाँ पर भी इसमें कई सारी दिक्कतें आई, हम वो भी जानते हैं। हाँ, अधीर बाबू तो हमारे साथ उनकी काफ़ी लंबी समय रही है पार्लियामेंट में, और मतलब उस तरीके से वो भी समस्या है, मतलब। लेकिन ये सब चीज़ों के निर्णय कांग्रेस को लेना ना भाई, हम क्या से लें। बहुत शुक्रिया सीताराम येचुरी। तो बंगाल कॉन्क्लेव में सीताराम येचुरी हमारे साथ थे, ताल ठोक रहे हैं, त्रिकोणीय मुकाबला होगा, बीजेपी तीसरे नंबर पर जाने वाली है, और थोड़ा इशारा तो कर ही दिया है कि अगर ज़रूरत महसूस होगी तो ममता बनर्जी इनसे समर्थन मांगेंगी, ये ना नहीं करने वाले हैं। और भी नहीं, और ममता बनर्जी और बेशक जाएगी वो बीजेपी के साथ, पहले उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस बीजेपी का होगा। ऐसा होगा तो ये देखिए आने वाला वक्त 2 मई के बाद का वक्त इसकी भी गवाही देगा। हमारे मंच पर और लोग भी आएंगे, अभी के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।